नमस्कार, बहुत स्वागत आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला हमारी खास पेशकश का, तो शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बेहद ही अहम खबर के साथ जो पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता के चयन को लेकर आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के भीतर जारी राजनीतिक संघर्ष के बीच कथित जाली हस्ताक्षर मामले की जांच में जो है अब नया मोड़ जो है वो सामने आ गया और नया मोड़ जो है इस पूरे मामले ने ले लिया। राज्य के अपराध जांच विभाग यानी कि सीआईडी की एक टीम जो है वो मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास और पार्टी के केंद्र कार्यालय पहुंची। आपको बता दें, जांच एजेंसियों ने यहां कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले से जुड़े दस्तावेजों और तथ्यों के सत्यापन के लिए तलाशी अभियान जो है वो चलाया है। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें, सीडीआई अधिकारियों की टीम दोपहर में जो है वो कलकत्ता पहुंची और इसी के बाद आपको बता दें कि तीसरी बार जो है वो हरीश मार्ग स्थित जो है तृणमूल कांग्रेस के जो केंद्र कार्यालय है वहां पहुंची। टीम के साथ आपको बता दें कालीघाट पुलिस थाने के अधिकारी और महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। प्रारंभिक चरण में आपको बता दें, जांच अधिकारियों को परिसर में प्रवेश करने के लिए लेकर कुछ यहां प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और पार्टी नेताओं के साथ जो है संक्षिप्त बहस भी देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि सीआईडी ने इससे पहले पार्टी के कई नेताओं को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी थी। यह नोटिस पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए उस प्रस्ताव से जुड़ा था जिसमें वरिष्ठ नेता शोभनंदन चट्टोपाध्याय की विपक्ष की नेता के रूप में जो है वो नामित किए जाने के दावा जो है वो किया गया था। आरोप है कि इस प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षर कथित तौर पे जो है वो जाली किए गए थे। मौके पर मौजूद एक सीआईडी अधिकारी ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी द्वारा नोटिस के जवाब में दी गई जानकारी के आधार पर जांच टीम कार्यालय पहुंची। अधिकारी के अनुसार अभिषेक बनर्जी ने अपने जवाब में कहा था कि संबंधित विधायकों के हस्ताक्षर पार्टी के केंद्र कार्यालय में लिए गए थे। इसी बयान के आधार पर जांच एजेंसियों ने परिसर की तलाशी लेने और दस्तावेजों का सत्यापन करने का निर्णय जो है वो लिया था। सीआईडी अधिकारी ने कहा कि हमें प्राप्त जवाब में बताया गया है कि हस्ताक्षर 30वीं बी हरीश चटर्जी मार्ग स्थित पार्टी कार्यालय में लिए गए थे। इसी वजह से आपको बता दें कि हमें ये जांच के लिए जो है सिलसिले में आए हैं और तथ्यों की पुष्टि जो है वो की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को भी जो है मामले में पूछताछ के लिए समन जो है वो जारी किया था और उन्हें मंगलवार शाम 5 बजे तक जो है आपको बता दें कि एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था। हालांकि उस समय अभिषेक बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जो है वो दिल्ली दौरे पर थे। तृणमूल कांग्रेस के आपको बता दें पूर्व सांसद सुभाषीष चक्रवर्ती ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी ने अभिषेक बनर्जी की अनुपस्थिति की तलाशी अभियान जो है उस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी चाहती थी कि राष्ट्रीय महासचिव की मौजूदगी में ही जो है ये जांच एजेंसियां परिसर में प्रवेश करें। चक्रवर्ती ने कहा कि हमने सीआईडी को बताया था कि अभिषेक बनर्जी की अनुपस्थिति में परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उनके लौटने के बाद आपको बता दें जांच एजेंसियां तलाशी ले सकती थी। हालांकि बाद में स्थिति बदल दी गई। सूत्रों के मुताबिक सीआईडी ने अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर जो है बुलाया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में परिसर में प्रवेश किया। बताया गया है कि अधिकारियों ने वहां तैनात पुलिसकर्मियों को जांच में सहयोग करने और तलाशी अभियान में बाधा नहीं डालने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद सीआईडी टीम ने परिसर में प्रवेश कर दस्तावेजों और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आपको बता दें कि सीआईडी की एक अन्य टीम जो है वो कलकत्ता के कैमट स्ट्रीट स्थित अभिषेक बनर्जी के कार्यालय भी पहुंची थी। जांच एजेंसियां आपको बता दें कि दोनों स्थानों पर जो है दस्तावेजों के संबंधित रिकॉर्ड की जांच जो है वो भी कर रही हैं। और आपको बता दें कि पूर्व विवाद 19 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय में जमा किए गए एक पत्र से जुड़ा है। इस पत्र में आपको बता दें कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के रूप में जो है वो नामित किए जाने का दावा किया गया था। पत्र पर तृणमूल कांग्रेस के लगभग 70 विधायकों के हस्ताक्षर होने का बात जो है वो कही गई है, लेकिन बाद में पार्टी ने बागी विधायकों और आपको बता दें कि यहाँ जो है ऋतुव्रता बनर्जी और संदीपन साहर ने शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि पत्र पर मौजूद कुछ हस्ताक्षर जो हैं वो फर्जी हैं। शिकायत के आधार पर आपको बता दें प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई। इस विवाद ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे राजनीतिक संकट को जो है और गहरा कर दिया है। विपक्ष के नेता के चयन को लेकर पार्टी में खुलकर जो है बगावत देखने को मिली। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब पार्टी के 80 विधायकों में से तकरीबन 58 ने यहां आधिकारिक उम्मीदवार शोभनदेव चट्टोपाध्याय के बजाय निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का समर्थन जो है वो कर दिया। पिछले सप्ताह आपको बता दें बागी खेमे में विधायक दल पर नियंत्रण स्थापित करने का दावा जो है वो किया गया था और आपको बता दें कि ऋतुव्रता बनर्जी को विपक्ष का नेता चुना गया था। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने भी उन्हें मान्यता प्रदान कर दी थी।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार आपको बता दें 1998 में तृणमूल कांग्रेस के गठन के बाद यह पहला अवसर है जब पार्टी के भीतर इतना बड़ा संगठनात्मक बीजजान जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। विभाजन साफ तौर पे यहां देखने को मिल रहा है। आपको बता दें अब सभी की नजरें जो है सीआईडी की जांच और उसके निष्कर्षों पर जो है वो टिकी हुई हैं। यदि फर्जी हस्ताक्षरों के आरोप साबित होते हैं तो यह मामला न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी जो है पश्चिम बंगाल की राजनीति पर जो है दूरगामी प्रभाव डालते हुए दिखाई दे सकता है। तो किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस में सियासी घमासान तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और विपक्षी नेता का चयन के बाद जो है सीआईडी की जांच भी शुरू हो गई। लेकिन बहरहाल बात करें अगर दूसरी खबर की कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले जो है अब राजनीतिक विवाद जो है वो और गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज किए जाने के बाद आपको बता दें पार्टी ने इस फैसले को चुनौती देने का फैसला लिया है। इसी सिलसिले में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा और आपको बता दें इस पूरे मामले में जो है अपना पक्ष रखेगा, यानी कि आज जो है मुलाकात संभव बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने चुनाव आयोग से समय मांगा था, जिसके बाद आयोग ने जो है आज यानी कि बुधवार दोपहर 12 बजे बैठक का समय निर्धारित किया था। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। बैठक के दौरान कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को खारिज किए जाने के फैसले पर विस्तार से अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटों पर आपको बता दें या यूं कहें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए जो है चुनावी प्रक्रिया जारी है। इसी बीच मंगलवार को भोपाल में उस समय नाटकीय एक किस्म से घटनाक्रम जो है या घमासान देखने को मिला जब कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया। इस फैसले ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और कांग्रेस ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटकाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नटराजन का नामांकन इस आधार पर जो है निस्तारित किया था कि उन्होंने अपने हलफनामे में एक लंबित मामले से संबंधित जानकारी का उल्लेख नहीं किया था। अधिकारी के अनुसार आपको बता दें कि उम्मीदवारों के लिए चुनावी हलफनामे में सभी आवश्यक और प्रसंगनीय जानकारियां देने और इसी के साथ आपको बता दें कि अनिवार्य होता है। इसी संदर्भ में आपको बता दें नामांकन की जांच के दौरान ये मुद्दा जो है वो सामने आया था। विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार महेश केवट ने यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष यहां शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना में उनके खिलाफ जो है यहां पर दर्ज एक मामले की जानकारी जो है वो जानबूझकर छिपाई थी। भाजपा की ओर से प्रस्तुत इस शिकायत के बाद मामले की जांच की गई और नामांकन की वैधता पर सवाल उठाए गए। महेश केवट के आपको बता दें कि हाँ महेश केवट ने का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता संकेत गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि नटराजन के खिलाफ तेलंगाना की एक अदालत ने आपराधिक मामला लंबित है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग के नियमों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार को अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी जो है वो शपथ पत्र में देना आवश्यक होता है। गुप्ता ने आरोप लगाया कि नटराजन ने इस मामले का उल्लेख नहीं किया, जिसके कारण उनका नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस इस फैसले को लेकर असहमति जता रही है। पार्टी का मानना है कि नामांकन निस्तारण किए जाने की प्रक्रिया और उसके आधारों की जो है निष्पक्ष समीक्षा होती है। चुनाव आयोग को लेकर भी यहाँ पे जो है कई सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं क्योंकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग के समक्ष सभी तथ्य और कानूनी पहलुओं का जो है उसको रखा जाएगा और ये स्पष्ट करेंगे कि नामांकन खारिज किए जाने का फैसला जो है किस हद तक उचित है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले सामने आया ये विवाद चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा सकता है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव पहले से ही राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ऐसे में प्रमुख विपक्षी दल की उम्मीदवार का नामांकन खारिज होना संभावित और स्वाभाविक रूप से जो है ये चर्चाओं का विषय बन गया है। चुनाव आयोग के स्थान होने वाले आपको बता दें कि चुनाव आयोग के साथ होने वाली बैठक जो है अब सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आयोग के समक्ष अपनी आपत्तियों और कानूनी तर्क प्रस्तुत करेगा, जबकि आयोग पूरे मामले की समक्ष जो है उस पूरे मामले की जानकारी लेकर समीक्षा कर सकता है। हालांकि अभी तक आयोग की ओर से इस विवाद पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं आई है। फिलहाल मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निस्तारण होने के फैसले ने राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण यानी कि दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बना दिया है। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया और कांग्रेस की आगे की रणनीति इस पूरे घटनाक्रम की जो है दिशा तय कर सकती है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की और आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में कथित हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर नया विवाद जो है वो सामने आ गया है। इस मामले में तमिलनाडु यानी कि टीवी के
के महासचिव और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि एआईएडीएमके के 4 पूर्व विधायकों के खिलाफ जो है यहाँ केंद्र सीबीआई ने यानी कि केंद्र जांच एजेंसी ने यहाँ साफ तौर पे आपको बता दें यहाँ पर अब मांग कराने जांच कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर कर दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन नेताओं ने राजनीतिक लाभ हासिल करने और राज्य में सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से जो है कथित तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त की भूमिका निभाई है। मंगलवार को दाखिल की गई इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध किया है कि वो सीबीआई को मामले की जांच के लिए जो है वो निर्देश जारी करे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि तमिलनाडु में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम और विपक्षी दलों के विधायकों के इस्तीफे के बाद सामने आए घटनाक्रमों की स्वतंत्र और इसी के साथ निष्पक्ष जांच आवश्यक है। ये याचिका अधिवक्ता एम श्रीनिवासन माफ कीजिए की ओर से जो है वो अधिवक्ता तिवारी को जो है माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी। याचिका में आपको बता दें टीवी के महासचिव एन आनंद उर्फ बुस्सी एन आनंद और इसी के साथ एआईएडीएमके के 4 पूर्व विधायकों को पक्षकार रखकर जो है यहाँ बनाया गया है। इन आपको बता दें पूर्व विधायकों के मरंगनाथ और इसमें कई सारे नाम जो है वो शामिल हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि याचिका के अनुसार इन चारों विधायकों ने अपने अपने विधानसभा सदस्य पद से जो है इस्तीफा देने के बाद 25 और 26 मई को टीवीके की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह घटनाक्रम केवल राजनीतिक विचारधारा के बदलाव का मामला नहीं बल्कि इसके पीछे कथित रूप से राजनीतिक सौदेबाजी और हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना की जांच की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें दायर अर्जी में कहा गया है कि केंद्र जांच एजेंसियों को इन नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अदालत ने यह भी अनुरोध किया है कि ये जांच के लिए जो है एक निश्चित समय सीमा तय करें और सीबीआई को उच्च पूरी अवधि के भीतर जो है अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है वो अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। याचिका में आपको बता दें दावा किया गया है कि तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत की स्थिति को जो है प्रभावित करने और भविष्य में सत्ता गठन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कथित तौर पर जो है राजनीतिक खरीद फरोख्त की संभावना हो सकती है। हालांकि इन आरोपों को अभी तक जो है किसी स्वतंत्र एजेंसी या यूं कहें कि द्वारा पुष्टि नहीं की गई है और ना ही संभावित नेताओं की ओर से जो है आरोपों पर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया भी सामने निकल के आई है। मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि याचिकाकर्ताओं ने केवल जांच की मांग तक खुद को सीमित नहीं रखा है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित और यूं कहें कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करने की भी अपील की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव के बाद निर्वाचन प्रतिनिधियों के दल बदल, इस्तीफे और कथित खरीद फरोख्त की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट और प्रभावी दिशा निर्देश जो हैं वो बनाए जाने चाहिए। याचिका में आपको बता दें अदालत ने अनुरोध किया है कि वो ऐसे मामलों के लिए जो है विशेष नियम तैयार करें जहां निर्वाचन जनप्रतिनिधि या फिर जो विधानसभा सदस्य से इस्तीफे देते हैं या फिर आपको बता दें अयोग्यता की कार्रवाई का सामना करते हैं और बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस प्रकार की घटनाएं लोकतांत्रिक जनादेश और मतदाताओं के विश्वास को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा आपको बता दें याचिका में एक अंतरिम राहत की भी मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि एआईएडीएमके के 4 पूर्व विधायकों को तब तक जो है किसी उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने या किसी राजनीतिक दल के समर्थन से जो है चुनाव लड़ने की अनुमति ना दी जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर व्यापक दिशा निर्देश तैयार नहीं कर देता है। याचिकाकर्ता का मानना है कि ऐसा कदम राजनीतिक दल बदल और कथित खरीद फरोख्त की प्रवृत्ति को जो है वो यहाँ पर प्रभावित करता है और करने में सहायक होता है। तमिलनाडु की राजनीति में हाल ही के महीनों में तेजी से बदलाव समीकरण के बीच ये मामला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर जो है सुनवाई के लिए सहमत होती है तो ये न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे देश में दल बदल, इस्तीफे और राजनीतिक नैतिकताओं से जुड़े मुद्दों पर जो है व्यापक बहस को जन्म दे सकता है। फिलहाल अदालत द्वारा याचिका पर सुनवाई की तारीख तय किया जाना बाकी है। राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजरें जो है अब इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है और क्या वो जांच के साथ साथ भविष्य के लिए कोई व्यापक दिशा निर्देश जारी करने पर विचार करता है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के साथ। आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ TV7 भारत।